बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इस कोविड-19 वाली कैफियत से बाहर रखे, महफूज रखे। बेटा ये हम आज उसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन को जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल में माइटोसिस को, माइटोसिस को, आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट लेते हैं मियोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस है क्या। मियोसिस के क्या कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात ये कि मियोसिस इज टर्म्ड एज अ रिडक्शन डिवीजन। व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिडक्शन डिवीजन? पहले तो बेटा एक पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके पास एक सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है और इसमें आपके पास मौजूद हैं 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन सेल, या आप इसे कहें 23 पेयर्स। ठीक है। अच्छा, जब ये डिवाइड होता है तो हम पढ़ते थे माइटोसिस के अंदर कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता था और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे, लेकिन इसमें हो जाएंगे हाफ, ये हो जाएंगे 23। इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट, पहला तो एमसीक्यू आपने ये याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ। क्लियर बेटा? नंबर 1। नंबर 2, माइटोसिस जो था उसमें एक पेरेंट सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता था और ख़त्म। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मियोसिस के अंदर ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप को नाम देते हैं मियोसिस 1 और उसके बाद फिर ये डिवाइड होंगे और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, जैसे पेरेंट सेल के अंदर थे, ऐसी सेल डिवीजन को हम नाम देंगे मियोसिस 2 का। तो एक यहाँ पे पॉइंट समझने के लिए और मेमोराइज रखने के लिए वो क्या है बेटा, मियोसिस 2 को अगर गौर से आप देखें, ये डॉटर सेल है, ये पेरेंट सेल है। मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस, यानी जो माइटोसिस में था एग्जैक्टली वही सब कुछ मियोसिस 2 में होता है। मियोसिस 1 इज अ डिफरेंट डिवीजन विच इज टर्म्ड एज अ रिडक्शन डिवीजन। आपका एमसीक्यू, सो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि which division is a reduction division, either meiosis 1, meiosis 2, both of these, none of these, so answer is A, meiosis 1। याद रखिएगा। अच्छा, इसी मियोसिस को, इसी रिडक्शन डिवीजन को हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, मियोसिस 1, बिल्कुल वही सेम, सब कुछ सेम होगा। क्या हेडिंग्स थी बेटा? नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस कौन से स्टेप्स थे, रिकॉल करें। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज, और फिर क्या आएगा बेटा, साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म। क्लियर? अच्छा, फर्क ये है, मियोसिस 1 के लिए सिर्फ हम 1 1 1 1 ऐड कर देंगे। यही अगर होता इसके बाद होगा मियोसिस 2, क्या करेंगे बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, वही कैरियोकाइनेसिस सेम, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड देन सेम साइटोकाइनेसिस। ये जो कुछ होगा
जो आपको मैंने माइटोसिस बताया था, आपने बेटा एग्जैक्टली वही याद रखना है, वही स्टेप्स याद रखने हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इसको समझना है, ये थोड़ा सा मज़ेदार है। मुश्किल नहीं कहूँगा बेटा, मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि बायोलॉजी मुश्किल है। बायोलॉजी बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर समझ आ जाए, और समझना है तो बेटा बायो फिर बायो है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको स्टेप वाइज चलेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मियोसिस 1 ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और उसका पहला स्टेप लेते हैं प्रोफेज 1। अब बेटा हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की ऑफ मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है बेटा ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। वो 5 सब स्टेजेस क्या हैं उसके हम नेम्स मेंशन करते हैं। नंबर 1 इज लैप्टोटीन। बेटा लैप्टोटीन को लैप्टोनीमा भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 2 इज जाइगोटीन, इसको बेटा जाइगोनीमा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है बेटा थर्ड वन इज पैकेटीन, इसको बेटा पैकिनीमा भी कहा जाता है। फोर्थ वन इज डिप्लोटीन, इसको बेटा डिप्लोनीमा भी कहा जाता है। एंड फाइनली डाइकाइनेसिस, जिसको बेटा कुछ नहीं कहा जाता है। तो ये 5 आपके सामने मौजूद है बेटा, ये 5 फेजेस हैं, इन्हें याद रखिएगा। इन 5 फेजेस में क्या होगा इसको समझने से पहले मैं आपको वो 4 पॉइंट्स रिकॉल करवाना चाहता हूँ माइटोसिस के। पहला पॉइंट क्या था, थोड़ा रिकॉल करें। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम नंबर 1। नंबर 2 बेटा सेंट्रियोल गोज टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, इनमें भी ऐसे ही होगा। नंबर 2। नंबर 3 पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर एंड फाइनली स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। याद रखिएगा बेटा ये 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स को लिख के हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं इनमें से MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मेमोराइज रखने वाला पॉइंट क्या है, हम कैसे याद रखें लैप्टोटीन में क्या हुआ था, जाइगोटीन में क्या होगा, पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में होगा क्या, इनको हम याद करते हैं। और इनको याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहला काम, क्रोमैटिन नेटवर्क ने क्रोमोसोम्स बना दिए, डिवीजन स्टार्ट हो गई है। लैप्टोटीन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है इट बिकम शॉर्ट, बल्कि यूं कहें एज कंपेयर टू अदर इट बिकम लॉन्ग एंड थिक। थिक होने की वजह से इसमें अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं बीडेड अपीयरेंस। तो पहला काम देखें, क्रोमोसोम बनाते हैं बेटा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे था, कुछ ऐसे 2 क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस पॉइंट पर ही बेटा ये क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। इसमें याद रखने वाला पॉइंट, थिकनेस की वजह से बेटा इसके अंदर आपको बीड्स नज़र आएंगी। बीड्स वो रीजन होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमोमेयर्स का, जिनको हम नाम देते हैं बेटा हीट्रोक्रोमैटिन कंडेंस पोर्शन का। यही वो पॉइंट है जो कि बेसिकली इंट्रॉन्स बनाता है, नॉन कोडिंग रीजन बनाता है, याद रखिएगा। तो इसकी अपीयरेंस हो जाती है। इसको आप ऐसे समझें, अगर एक रबर है, रबर पे मैं गिरह लगा दूं, बीट कहते हैं गिरह, गिठान जिसको कहा जाता है, गिरह लगा दूं, उसको स्ट्रेच करूं तो वो छुप जाएगी ना, लेकिन अगर मैं उसे रिलैक्स करूं थोड़ा थिक हो जाएगा, और थिक होने की वजह से वो गिरह नज़र आएगी। एग्जैक्टली इसमें ऐसा ही हुआ है। तो इसमें आपका MCQ क्या है, बीडेड अपीयरेंस। पहला लैप्टोटीन। सेकेंड वन इज जाइगोटीन, नाम से ही जाहिर है जाइगोट। जाइगोट का मतलब है मिक्सिंग, फर्टिलाइजेशन होना, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, इधर पेयरिंग बन रही है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा
that is synapses. And what is synapses? Synapses हम कहते किसे? It's a pairing of homologous chromosome. It's a pairing of होमोलोगस क्रोमोसोम. सेम जो क्रोमोसोम होंगे जो एक जैसे नज़र आएंगे स्ट्रक्चरली, वो सब के सब पेयर्स बना लेंगे जिन पे इवन ये के जीन्स भी सेम होनी चाहिए. वो एक साथ आ जाएंगे, पेयर्स बना लेंगे. तो पेयरिंग ऑफ सेम क्रोमोसोम दैट इज टर्म्ड एज साइनेप्सिस. आपका एमसीक्यू, जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस होता है. पैकेटीन की तरफ चलते हैं बेटा. पैकेटीन में क्या होगा? पैकेटीन में याद रखिएगा साइनेप्सिस वाले जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम होंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि एक क्रोमोसोम है और उसके 4 क्रोमैटिड्स हैं. इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट. क्या नाम देंगे बेटा? टेट्रावैलेंट, या इसे कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन. क्रोमोसोम बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएंगे और ऐसा लगेगा एक क्रोमोसोम है और उसके 4 क्रोमैटिड्स हैं. वो एक क्रोमोसोम नहीं है, वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हैं और दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल करीब आने की वजह से वो टेट्राड या टेट्रावैलेंट बना. ये आपके सामने बाइवैलेंट बना हुआ है. एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड्स. अगर इसी के साथ मैं एक और क्रोमोसोम बना दूं इस तरह से और इनको बिल्कुल नियरेस्ट कर दूं तो ऐसा लगेगा एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमैटिड हैं. दैट इज टेट्रावैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन. क्लियर बेटा? इसके बाद चलते हैं डिप्लोटीन की तरफ. डिप्लोनीमा जिसे कहा जाता है. इसमें क्या होगा बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं बेटा? देखें, मैं क्रोमोसोम बनाता हूं. इस क्रोमोसोम का नाम रखते हैं ए. ये एक और क्रोमोसोम बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं बी. ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि साइनेप्सिस की वजह से पेयर बना लिया है, करीब आ गए हैं एक दूसरे के, टेट्रावैलेंट बन गया है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अपने क्रोमैटिड्स को एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे. So this overlapping is termed as crossing over. So what is crossing over? Crossing over is overlapping of chromosome. तो ओवरलैपिंग हो जाएगी क्रोमोसोम की, एक दूसरे के ऊपर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे. क्लियर हो गई बेटा ये बात? इसी के साथ साथ याद रखिएगा डिप्लोटीन में एक और डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन. क्याज़मा. व्हाट इज क्याज़मा? व्हाट इज क्याज़मेटा? यहां पर आपने देखा एक पॉइंट के ऊपर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर गए. समझ आई बात बेटा? इसके अलावा नियरेस्ट होने की वजह से कुछ और पॉइंट से क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं. इसको कहते हैं क्याज़मेटा. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 क्रोमोसोम. 2 क्रोमोसोम के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे कहते हैं क्याज़मा और क्याज़मेटा फॉर्मेशन. क्लियर? रिपीट करते हैं. लैप्टोटीन में एमसीक्यू, बीडेड अपीयरेंस. जाइगोटीन में साइनेप्सिस. पैकेटीन में टेट्राड और टेट्रावैलेंट फॉर्मेशन. डिप्लोटीन में क्याज़मेटा फॉर्मेशन, क्याज़मा फॉर्मेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर. क्लियर है बेटा? फाइनली क्या होगा? डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम. सो इट इज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स.
वहीं चलते हैं उसी फिगर की तरफ। अब देखें बेटा, आपके पास ए और बी ये क्रोमोसोम थे, इस पर हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4। ये मैंने 4 क्रोमैटिड्स पर नंबर डाल दिए। जब ये सेपरेट होगा तो कैसे होगा वो देखें आप। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए नंबर्स कैसे होंगे बेटा, नंबर्स को जरा गौर कीजिएगा। 1 3 2 4, इसका मतलब है कि 2 क्रॉस होके दूसरे पे चला गया और 3 का जो सेगमेंट था वो पहले वाले में यानी ए के पास शिफ्ट हो गया। याद रहेगा बेटा? तो आप इसे ABCD से करें या 1 2 3 से करें, तो ये जो 2 क्रोमैटिड्स के सेगमेंट थे ये सेपरेट होंगे इस तरह से कि उसके सेगमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट जो याद रखने वाला है और जो समझने के लिए है वो याद रखिएगा बेटा, इसी की वजह से वी आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इसकी वजह से चेंजेस आती हैं, हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। बाय लुक थोड़ा बहुत डिफरेंट, रिजेम्बलेंस तो होगी ऑब्वियसली, वही जीन्स ट्रांसमिट हो रही हैं, लेकिन इस क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनलाइजेशन की वजह से वो चेंजेस आती है। मियोसिस के अंदर वेरिएशन आता है, याद रखिएगा बेटा, जो वेरिएशन है वो इसी की वजह से। अगर ये नहीं होता 100% कॉपी होते हम अपने पेरेंट्स की, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही हम होते हैं। समझ आ गई बेटा बात? और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टर्मिनलाइजेशन है अगर ये नहीं हो पाती, कोई भी वजह मुमकिन है जो इसमें बीच में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जो जेनेटिक कोड्स इन्वॉल्व हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही हैं, जो इसको सेपरेट करेंगे, अपार्ट करेंगी फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा अगर वो नहीं हुआ तो यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मियोटिक एरर्स होते हैं, जो आप पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हटलर सिंड्रोम, या आप पढ़ते हैं जो मोनोसोमिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन, इसमें आप मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक ये सारे पढ़ते हैं ना, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सॉरी मैं भूल गया था, ये 3 जो हैं ये आप पढ़ते हैं ना, इसी टर्मिनलाइजेशन की वजह से होता है जब ये नहीं हो पाता। तो अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो पूरा का पूरा एक पेयर, एक क्रोमोसोम यानी पूरा का एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा और दूसरा जो बेचारा सेल होगा उसके पास शिफ्ट नहीं होगा। तो पता चला कि 46 आए थे, जब वो अलग हुए तो एक के पास चला गया 24 और एक के पास चलेगा 22। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो 24 + 23 बिकम 47, तो ये हो जाएगा ट्राइसोमिक, और 22 + 23 ये बन जाएगा 45। सो इट इज मोनोसोमिक कंडीशन। समझ आ गई बेटा बात? तो इस तरह से ये सेपरेट जब होते हैं तो इसमें मियोटिक एरर्स के चांसेस होते हैं अगर ये सेपरेट ना हो। तो याद रखिएगा बेटा, ये वो 5 स्टेप्स हैं जो कि प्रोफेज 1 में होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बस ये आपने याद रखा, इसके बाद बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जो माइटोसिस किसी को याद रहेगा, बिलीव करें बेटा, इसको समझना और याद करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है मियोसिस को याद। मियोसिस में सिर्फ ये प्रोफेज 1 तो है, इसको टाइम लग रहा है, ये यहाँ पे एंड हो गया ना। अब आप देखें ये कैसे कंप्लीट होता है। आइए अब हम चलते हैं मेटाफेज 1 और फर्दर प्रोसेसेस की तरफ। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो फिगर है उसी को हम लेके चलते हैं और उसी फिगर से आज हम सारा समझेंगे। ये सारा मेटाफेज सब फिगर के थ्रू समझेंगे, इसलिए प्लीज़ यहीं रहिएगा। सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब डिसअपेयर हो चुका है क्योंकि हम प्रोफेज मुकम्मल कर चुके हैं। प्रोफेज के वो 4 पॉइंट्स, सेंट्रियोल याद है ना बेटा, इस तरह से सेंट्रियोल्स थे, कंटिन्यूस फाइबर, इक्वेटर। अब मेटाफेज हम चलेंगे कहाँ से? मेटाफेज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटाफेज ताकि आप लोग भूले नहीं। मेटाफेज 1, नंबर इसको डाल देता हूँ नंबर 1। अब होगा क्या वो समझें, पॉइंट समझने का यहाँ से स्टार्ट है। देखो बेटा, क्रोमोसोम जो नॉर्मली होते थे वो इस तरह से होते थे, ठीक है, वो इस तरह से मौजूद थे। अच्छा बेटा, तो हम ये इसी पॉइंट को लेके समझते हैं। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस
स्टेटमेंट क्या होगी? क्रोमोसोम्स कम टू लाई ऑन इक्वेटर। याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स कम टू लाई ऑन इक्वेटर। सवाल ये पैदा होता है फिर फ़र्क क्या होगा मेटाफेज 1 में, मियोसिस के मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में? बेटा याद रखिएगा, देखिए ज़रा गौर से, एक सिंगल लाइन में अगर क्रोमोसोम्स आते हैं देन इट इज मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, लेकिन अगर ये पेयर्स में आते हैं तो याद रखिएगा इट इज मेटाफेज ऑफ मियोसिस, बट इट इज मेटाफेज 1, क्योंकि मेटाफेज 2 फिर वापस चले जाएं। क्या कहा था मैंने आपसे? मेटाफेज 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा, इस तरह से आएंगे। और डिसकंटिन्यूस फाइबर फिर इसको ऐसे कैप्चर कर लेंगे, ये डिसकंटिन्यूस फाइबर्स ने कैप्चर कर लिया। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास अब फिगर। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दैट इज एनाफेज 1। रिकॉल कीजिए, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, क्रोमोसोम गोज टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, chromosomes goes to their respective poles। फर्क क्या था उसमें? याद है बेटा, बीच में से ब्रेक होता था, एक क्रोमैटिड अपर साइड पर, एक क्रोमैटिड लोअर साइड पर। यहां पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपर साइड पर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम लोअर साइड पर। देखें, सेल, सेंट्रियोल, कंटिन्यूस फाइबर, इक्वेटर। क्रोमोसोम जैसे ही डिसकंटिन्यूस फाइबर शॉर्ट होंगे, शॉर्ट होने की वजह से क्रोमोसोम इस तरह से आपको नजर आएंगे। ये देखिए आप, तो क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ चलेगा। ये नंबर 2, ये हो जाएगा एनाफेज 2। लेकिन स्टेटमेंट वो ये, क्रोमोसोम गोज टू देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। क्लियर बेटा? अब आ जाएं टीलोफेज पर। अब मैंने आपसे कहा था टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, लेकिन टीलोफेज अगर प्रोफेज का रिवर्स है तो सारे प्रोसेस दोबारा करें? नो, वही 4 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे वो याद रखिएगा। इस फिगर को आप देखें बेटा, इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया, स्पिंडल फॉर्मेशन डिसअपेयर। याद रखिएगा, उसमें स्पिंडल बना था, यहां पे स्पिंडल डिसअपेयर, गायब हो गया। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी फिगर को आप जहन में रखें, ये सेल बनाया, यहां पर मैंने क्रोमोसोम्स बनाए, इस जगह पर दोबारा दूसरे पोल की तरफ क्रोमोसोम्स बनाए। अब आप देखें क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई, दोनों तरफ न्यूक्लियोलस बना दिए, यानी वही स्टेटमेंट क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, दोबारा आ जाएंगे। और फाइनली नंबर 4, फाइनली क्या होगा, ये कंडेंस होके क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेगा, ये कंडेंस होके क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेगा, ये हो जाएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। ठीक है, साइटोकाइनेसिस रिकॉल कीजिए, क्या था साइटोकाइनेसिस में? बेटा मैंने फिगर बनाई थी, अगर आपको याद हो, 3 पॉइंट्स लिखे थे साइटोकाइनेसिस में। एग्जैक्टली वही, वो 3 पॉइंट्स क्या थे? सेल इलोंगेट्स, देखिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहला क्या होगा, सेल इलोंगेट्स, ये एक न्यूक्लियस, क्रोमैटिन नेटवर्क अलोंग विद द न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, इट फॉर्म्स अ कंस्ट्रक्शन, उन कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली सेल डिवाइड्स, फाइनली सेल डिवाइड्स। बेटा ये यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये नंबर 6 हो गया, नंबर 7, नंबर 8। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर ख़त्म होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2। चलें, अब आपसे मैं पूछता हूँ, मियोसिस 2 की बात करते हैं, क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2,
ओके, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, क्लियर। इसी को लेकर अब इंडिविजुअली हम एक सेल ले लेते हैं, ये दो है ना हमारे पास, इनमें से एक सेल ले लेते हैं, इस एक सेल को लेके आगे चलते हैं। देखें, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलास, याद है बेटा ये क्या है? सेंट्रोसोम। पहला स्टेप क्या हुआ था? क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। देखें, मैं इसको वैसे ही बनाता हूं, न्यूक्लियोलास, सेंट्रियोल। ये हमारे पास अब हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। फिर उसके बाद स्टेप में क्या हुआ था? रिकॉल करें, सेंट्रियोल गोज टू देयर रिस्पेक्टिव पोल। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ये क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोलास बना दिया, एक तरफ आ गया सेंट्रियोल, दूसरी तरफ आ गया सेंट्रियोल। नंबर 11, आगे चलें, क्या होगा बेटा? ये सेल आपके पास मौजूद है, इस सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलास डिसअपियर, क्रोमोसोम्स आपको इस तरह से नजर आएंगे। ये हो गई आपकी फिगर 12। ठीक है बेटा, तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलास डिसअपियर। अब इसके बाद रिकॉल करें, स्पिंडल फॉर्मेशन अकर, कंटिन्यूस फाइबर, इक्वेटर, डिसकंटिन्यूस फाइबर, क्रोमोसोम्स, कुछ ऐसे ही था। स्कैटर्ड प्रोफेज 2 ख़त्म, क्योंकि ये माइटोसिस की तरह है। ये हमारे पास हो गई फिगर 13। आगे चलें, सेंट्रियोल, कंटिन्यूअस, इक्वेटर, क्या रिकॉल करें? मेटाफेज 2 में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम्स कम टू लाई ऑन इक्वेटर। और मैंने कहा था आपसे कि मेटाफेज 2 इज सेम एज माइटोटिक मेटाफेज, तो इसमें एक ही लेयर के अंदर आएंगे और दोनों तरफ से डिसकंटिन्यूस फाइबर इसको कैप्चर कर लेंगे। नंबर 15, सेल, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम गोज टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, ये इक्वेटर, ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, ये एनाफेज हो गया आपके पास। फिर क्या होगा? फाइनली टीलोफेज 2, और टीलोफेज 2 में क्या होगा बेटा? सबसे पहला काम होगा, ये गायब हो जाएंगे स्पिंडल, और क्रोमैटिड्स आपको ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 16। अच्छा बेटा, यहाँ से इधर फिगर्स बना देता हूँ क्योंकि ये अब स्पेस कम हो गया है ना, तो 17 हम यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, ये हम टीलोफेज 2 की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? स्पिंडल डिसअपियर। अब स्पिंडल डिसअपियर होने के बाद अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलास इधर बनेगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलास इधर बनेगा। ये हो गई हमारे पास नंबर 17। और इसके बाद आपके पास मौजूद होगा ये क्रोमैटिन नेटवर्क। चले, ये हो गया आपके पास 18। ये टीलोफेज 2 यहाँ पर बेटा ख़त्म हुआ। जब टीलोफेज 2 ख़त्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस हमारे पास एंड हो गया, तो अब हम चलेंगे साइटोकाइनेसिस 2 की तरफ। सब कुछ सेम रहेगा। पहला काम, सेल इलोंगेट्स, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन अकर्स, and finally cell divides। ये पूरी जो फिगर है बेटा, ये तमाम की तमाम आपके पास मौजूद है मियोसिस की। बेटा ये मियोसिस, माइटोसिस जो मैंने आपको इस अंदाज में आसान करके समझाया है,
ये एक एहसान है हमारे असातिज़ा का जिन्होंने हमें पढ़ाया, और मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा अपने उस्ताद का, मेरे बहुत मोहतरम, बहुत ही प्यारे उस्ताद प्रोफेसर नज़ीर कासमी साहब। ये उनका एहसान है कि आज हम यहाँ खड़े हुए पढ़ा रहे हैं, ये उन्हीं से सब कुछ सीखा हुआ है। मुमकिन है हम उन जैसा तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता हम ऐसा पढ़ा सकें, कुछ गलतियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, वो हमारे उस्ताद हैं, हम उन जैसा नहीं कर सकते, लेकिन उनके कुछ अच्छे कुछ नालायक शागिर्द रहे तो कोशिश रही कि उनसे कुछ सीखें। ये सब उन्हीं का सिखाया हुआ है और इस एहसान को हम नहीं उतार सकते, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं ये डिस्कस करूं और ये मैं आपसे शेयर करूं। ये मेरे उस्ताद का मुझ पर एक एहसान है जो मैं ज़िंदगी भर चाहूं भी तो नहीं उतार सकता। ठीक है बेटा, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम अब चलते हैं बेटा इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ, ठीक है, और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। बेटा बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम का बेटा बेनिफिट ये होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल reproduction, it means fertilization. It means fertilization, that is fusion of two different gametes. Number of chromosome remain same as parent. जैसे parents में थे exactly वैसे ही daughters के अंदर, daughter cells में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, दो डिफरेंट गैमीट्स हाफ किया आपने। देखें आपके पास थे 46, आपके पास है 46, इट इज़ मेल एंड इट इज़ फीमेल। ये डिवाइड हुआ बेटा 23, 23, 23, 23। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो कितने हो जाएंगे 46। तो ये फर्टिलाइजेशन के बावजूद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रहने देता है। ठीक है, दूसरा बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं, मल्टीपल टाइप्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, क्रॉसिंग ओवर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वी आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। याद रहेगा बेटा। इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दूंगा। और याद रखें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।